आज हम एक ऐसी केस की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, एक आदमी, एक पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर, सालों बाद लंदन से अपने घर मेरठ लौटता है। वो अपने भविष्य के सपने देख रहा है, पर उसे क्या पता था कि उसका अपना ही घर उसकी कब्रगाह बन जाएगा। और ये कोई आम हत्या नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद उसी के घर में उसकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। लेकिन कहानी का जो सबसे भयानक मोड़ है वो तो इसके बाद आता है। उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं और उन्हें सबूत मिटाने के लिए एक बड़े से नीले ड्रम में सीमेंट भरकर सील कर दिया जाता है। यही है मेरठ का वो कुख्यात ब्लू ड्रम मर्डर केस। इस पूरे कहानी के केंद्र में 3 किरदार हैं। पहला, पीड़ित 35 साल का सौरभ राजपूत, दूसरी उसकी 27 साल की पत्नी मुस्कान रस्तोगी, और तीसरा मुस्कान का कथित प्रेमी साहिल शुक्ला। हमारे पास जो जानकारी है वो पुलिस की 1000 पन्नों की चार्जशीट, अदालती दस्तावेजों और कई न्यूज रिपोर्ट से ली गई है। ये सब मिलकर मार्च 2025 की उस खौफनाक रात और इसके बाद की घटनाओं की एक तस्वीर बनाती हैं। तो चलिए इस केस की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी रिश्तों, धोखे और कानून के उन जटिल सवालों की कहानी है जो आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। सौरभ राजपूत 24 फरवरी 2025 को लंदन से मेरठ वापस आए थे, यानी हत्या से करीब 1 हफ्ता पहले। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, या शायद दिखाया जा रहा था। फिर 3 मार्च की रात को क्या हुआ? पर सौरभ के खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया और जब सौरभ पूरी तरह बेहोश हो गया तो मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर पर बुला लिया और फिर उन्होंने हत्या को अंजाम दिया। हाँ, पुलिस के अनुसार जब सौरभ बेहोशी की हालत में था तो उस पर चाकू से कई वार किए गए और आखिर में साहिल ने उसका गला काट दिया। हाँ। लेकिन जैसा आपने कहा, असली हैवानियत तो इसके बाद शुरू हुई। ये कोई गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था जहां अपराधी घबराकर भाग जाता है। ये बहुत ही ठंडा और सोचा समझा कदम था। ठंडा और सोचा समझा? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि अगले दिन जो हुआ वो इस बात का सबूत है। साहिल बाजार गया और उसने 50 किलो सीमेंट और एक 220 लीटर का बड़ा नीला ड्रम खरीदा। फिर उन्होंने सौरभ के शव के टुकड़े किए, उसे उस ड्रम में भरा और ऊपर से सीमेंट का घोल डालकर उसे पूरी तरह से सील कर दिया। अच्छा। मकसद साफ था, सबूतों को हमेशा के लिए दफन कर देना और लाश की बदबू को बाहर आने से रोकना। ये सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब किसी की हत्या करना और फिर उसके शव के साथ ऐसा बर्ताव करना, ये एक अलग ही स्तर की क्रूरता है। और इसके बाद का जो हिस्सा है वो तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। उन्होंने एक घिनौना काम किया और फिर छुट्टियां मनाने चले गए। ये कैसे मुमकिन है? यही इस केस का सबसे चौंकाने वाला मनोवैज्ञानिक पहलू है। अपराध करने के बाद, सबूतों को सीमेंट में दफनाने के बाद मुस्कान और साहिल 15 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश की यात्रा पे निकल गए। 15 दिन? हाँ, 15 दिन। वो शिमला, मनाली, कसोल जैसी जगहों पर घूम रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। और तो और उन्होंने सौरभ के फोन को अपने पास रखा और उससे उसके परिवार वालों को मैसेज भेजते रहे ताकि सबको लगे कि सौरभ जिंदा है और कहीं यात्रा पर है। और उस यात्रा के दौरान उनका बर्ताव कैसा था? क्या वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे? उनके कैब ड्राइवर अजब सिंह का बयान इस मामले में बहुत अहम है। उसने पुलिस को बताया कि पूरे 15 दिन की यात्रा में मुस्कान और साहिल ने एक दूसरे से बहुत कम बात की, जैसे कोई अनकहा तनाव हो। लेकिन जब होली का त्योहार आया और साहिल का जन्मदिन था तो उन्होंने बड़े जोश से जश्न मनाया। जश्न मनाया? हाँ, मुस्कान ने तो ड्राइवर को व्हाट्सएप पर एक ऑडियो मैसेज भेजकर साहिल के लिए सरप्राइज केक ऑर्डर करने को भी कहा था। 1 मिनट, मतलब जिस औरत के पति की लाश घर में एक ड्रम में बंद थी, वो अपने प्रेमी के जन्मदिन के लिए केक ऑर्डर कर रही थी? बिल्कुल। और मनोवैज्ञानिक इसी व्यवहार की ओर इशारा करते हैं। हमारे सूत्रों में एक मनोचिकित्सक की राय भी शामिल है, जिनका कहना है कि ऐसा व्यवहार अपराध बोध की पूरी तरह से कमी को दिखाता है। ये एक तरह का आत्मविश्वास होता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। साथ ही ये एक दूसरे पर एक अस्वस्थ किस्म की निर्भरता को भी दिखाता है, जहां वो एक दूसरे को ये यकीन दिला रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो फिर ये पूरा मामला खुला कैसे? अगर उन्होंने सब कुछ इतनी सफाई से प्लान किया था तो वो पकड़े कैसे गए? कहते हैं ना कि आप हर किसी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शायद खुद से नहीं। जब वो हिमाचल से वापस लौटे तो मुस्कान पर शायद दबाव बढ़ने लगा। पुलिस के मुताबिक मुस्कान टूट गई और उसने अपनी मां कविता रस्तोगी के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
उसके अपनी माँ के सामने। हाँ, और ये कहानी का एक और बड़ा मोड़ था। ये कविता रस्तोगी ही थी जो अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन गईं और सब कुछ बता दिया। एक माँ के लिए कितना मुश्किल फैसला रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वाकई। तो जब पुलिस घर पहुंची तो उन्हें वो ड्रम मिला। हाँ, पुलिस जब घर पहुंची तो उन्हें वो नीला ड्रम मिला। वो इतना भारी और पक्के तौर पर सील था कि उसे मुर्दा घर ले जाकर काटना पड़ा। अच्छा। और जब वो कटा तो अंदर से सौरव राजपूत के अवशेष बरामद हुए। इसके बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उनके हाथ क्या-क्या सबूत लगे? आपने 1000 पन्नों की चार्जशीट का जिक्र किया था। वो चार्जशीट बहुत विस्तृत है। उसमें फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, जैसे घर से मिले खून के धब्बे और सबसे अहम, खून से सना हुआ गद्दे का वो टुकड़ा जिसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया गया। इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि हत्या की रात और उससे पहले मुस्कान और साहिल लगातार संपर्क में थे। सीसीटीवी फुटेज भी हैं जिसमें शायद साहिल को आते जाते या वो ड्रम और सीमेंट खरीदते हुए देखा गया हो। ये तो हुए फोरेंसिक और टेक्निकल सबूत, लेकिन मुझे लगता है कि इस केस का सबसे मजबूत पहलू गवाह थे। बिल्कुल सही कहा आपने। इस केस में पुलिस ने 34 गवाहों की सूची तैयार की। और ये सिर्फ पुलिस वाले नहीं थे, इसमें होटल के कर्मचारी थे, वो कैब ड्राइवर अजब सिंह था जिसने उन्हें हिमाचल में घुमाया था। और जैसा मैंने पहले कहा, सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इन 34 गवाहों में मुस्कान के अपने माता पिता भी शामिल थे। अपनी ही बेटी के खिलाफ गवाही देना, ये तो केस को बहुत ज्यादा वजन देता होगा। निश्चित रूप से। जब परिवार के सदस्य ही आरोपी के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो ये अदालत में एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। ये दिखाता है कि उनके पास भी यकीन करने की कोई वजह है कि अपराध हुआ है। इसने अभियोजन पक्ष के केस को बेहद मजबूत बना दिया। शुरुआत में कुछ काला जादू या तंत्र मंत्र जैसी बातें भी उड़ रही थी। क्या पुलिस की जांच में ऐसा कुछ निकला? नहीं, पुलिस ने अपनी जांच में इन सभी थियरीज को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ किया कि हत्या का मकसद पूरी तरह से व्यक्तिगत था। मुस्कान और साहिल के बीच का प्रेम प्रसंग और सौरभ के साथ चल रहे आपसी झगड़े। तो ये काला जादू वाली बात सिर्फ एक अफवाह थी? हाँ, शायद ध्यान भटकाने के लिए उड़ाई गई एक अफवाह थी। तो पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे, गवाह थे और मकसद भी साफ था। मामला सीधा लग रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने शायद ही उम्मीद की होगी। आप उस बच्ची की बात कर रही हैं जिसका जन्म जेल में हुआ। हाँ, नवंबर 2025 में, यानी हत्या के करीब 8 महीने बाद, मुस्कान ने मेरठ जिला जेल में एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का नाम राधा रखा गया। और विडंबना देखिए, बच्ची का जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन सौरभ राजपूत का जन्मदिन था। ये एक बहुत ही जटिल और भावनात्मक मोड़ था। जब मुस्कान को गिरफ्तार किया गया था तब वो करीब 1.5 महीने की गर्भवती थी। इसी वजह से सौरभ के परिवार ने बच्चे के पिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जाहिर है, उनका क्या कहना था? सौरभ के भाई राहुल ने मीडिया में बयान दिया कि परिवार को शक है कि ये बच्चा सौरभ का नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर टेस्ट में ये साबित हो जाता है कि बच्ची सौरभ की ही है, तो वो उसे अपनाने और उसकी परवरिश करने के लिए तैयार हैं। तो क्या कानूनन डीएनए टेस्ट का आदेश दिया जा सकता है? इस पर कानून क्या कहता है, खासकर जब मामला एक बच्चे की पहचान से जुड़ा हो? ये बहुत ही संवेदनशील कानूनी सवाल है। हमारे सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 के एक फैसले में इस पर दिशा निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि डीएनए टेस्ट का आदेश देते समय अदालत को 2 चीजों के बीच संतुलन बनाना होता है। एक तरफ सच जानने की जरूरत और दूसरी तरफ महिला और बच्चे की निजता का अधिकार। मतलब ये इतना आसान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अदालत ऐसे आदेश हल्के में नहीं दे सकती। तो फिर अदालत फैसला कैसे करती है? अदालत पहले मामले में मौजूद दूसरे सबूतों को देखती है। अगर प्रथम दृष्टिया कोई मजबूत सबूत है जो पितृत्व पर शक पैदा करता है, तभी डीएनए टेस्ट पर विचार किया जाता है। और सबसे बढ़कर अदालत ये देखती है कि बच्चे के सर्वोच्चम हित में क्या है। अदालत इस बात का भी ध्यान रखती है कि डीएनए टेस्ट के नतीजों से बच्चे पर कोई सामाजिक कलंक न लगे। ये बहुत पेचीदा है। तो अभी उस बच्ची का क्या हो रहा है? वो कहाँ है? क्या एक नवजात शिशु अपनी माँ के साथ जेल में रह सकता है? हाँ, इसके लिए नियम है। यूपी जेल मैनुअल के मुताबिक बच्ची राधा अपनी माँ मुस्कान के साथ 6 साल की उम्र तक जेल में रह सकती है। 6 साल तक? जी,
जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को सही पोषण, चिकित्सा देखभाल और दूसरी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराए। यहाँ तक कि 3 साल की उम्र पूरी होने पर उसे जेल के बाहर किसी प्री स्कूल या क्रेच में भेजने का भी प्रावधान है, ताकि उसका मानसिक विकास न रुके। तो इस पूरे मामले का असर सिर्फ इन 3 लोगों तक सीमित नहीं रहा। इसका असर दोनों परिवारों और समाज पर भी बहुत गहरा पड़ा है। बहुत गहरा। मुस्कान के परिवार को अपने ही समुदाय में सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। उनकी छोटी बहन की नौकरी चली गई, उनका जो छोटा मोटा पारिवारिक व्यवसाय था वो ठप हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इतने परेशान हो गए हैं कि अब अपना घर बेचकर मेरठ शहर छोड़ने की योजना बना रहे हैं। उनका पूरा जीवन उजड़ गया है। और दूसरी तरफ सौरभ का परिवार है। दूसरी तरफ सौरभ का परिवार है, जो अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। वो चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और साथ ही वो उस बच्ची के पितृत्व को लेकर भी एक स्पष्टता चाहते हैं। वो एक दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक कानूनी और एक भावनात्मक। इस केस का असर इन परिवारों से भी आगे निकल गया है। ब्लू ड्रम सिर्फ एक केस का नाम नहीं रहा, ये एक तरह का खौफनाक प्रतीक बन गया है। आपने बिल्कुल सही कहा। इस केस के सामने आने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से मिलती जुलती खबरें आने लगी। संभल, अलवर, झांसी, लुधियाना, इन शहरों में भी ऐसे मामले सामने आए जहां हत्या के बाद शवों को ड्रम, बक्सों या सूटकेस में छुपाने की कोशिश की गई। ऐसा लगता है जैसे इस एक तरीके ने दूसरों को भी अपराध करने का एक भयानक आइडिया दे दिया हो। बिल्कुल। और इसका समाज पर जो मनोवैज्ञानिक असर हुआ वो भी कम नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे एक हाई प्रोफाइल अपराध समाज के अंदर एक डर और बेचैनी पैदा कर सकता है। भोपाल से खबर आई थी, जहां एक आदमी पोस्टर लेकर सड़क पर खड़ा हो गया, जिस पर लिखा था कि उसे डर है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या कर सकती है। अच्छा। झांसी में भी एक व्यक्ति ने एक वायरल वीडियो में यही डर जताया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि इस केस ने लोगों के मन में रिश्तों को लेकर एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? केस का मौजूदा स्टेटस क्या है? फिलहाल मुकदमा अदालत में चल रहा है। गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, सबूत पेश हो रहे हैं। ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है। जब ट्रायल पूरा होगा तभी कोई फैसला आएगा। एक और दिलचस्प बात जो मैंने पढ़ी थी वो ये कि मुस्कान ने जेल में रहते हुए कानून की पढ़ाई करने की इच्छा जताई है। हाँ, ये खबर आई थी। उसने कहा कि वो कानून पढ़कर अपना केस खुद लड़ना चाहती है। हालांकि उसके पास इसके लिए जो जरूरी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चाहिए वो नहीं है, लेकिन ये उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कुछ तो बताता है। अल के साथ छोड़ जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है, जेल मैनुअल है, और ये सभी कानून जेल में पैदा हुए बच्चों के अधिकारों और उनके विकास की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कोई भी व्यवस्था, कोई भी कानून एक बच्चे को उस मनोवैज्ञानिक बोझ से सच में बचा सकता है जो कैद में पैदा होने और पलने बढ़ने के साथ आता है? एक ऐसा बच्चा जिसका अस्तित्व ही एक भयानक अपराध की कहानी से जुड़ा हो। सौरभ राजपूत के लिए न्याय का क्या मतलब है जब ये एक ऐसे बच्चे के भविष्य के साथ इतना उलझ गया है जो हर मायने में पूरी तरह से निर्दोष है?